इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 5 में पुनः आपका स्वागत है। इसमें हम कुछ प्रमुख स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर बी वाक्य के शुरू में ही है, बी के बाद नाउन आए, चाहे एडजेक्टिव आए या एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो बी का मतलब बनना, रहना या होना। तो इंपरेटिव वाक्य जैसा इसका हमने प्रयोग किया है, यह इंपरेटिव मीन्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या मनाही। इंपरेटिव रूप में, इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में, जैसे बी हैप्पी, खुश रहो। नेवर बी डिजॉनेस्ट, कभी नहीं बेईमान बनो। डोंट बी सैड, उदास मत रहो। ऑलवेज बी बिजी एट योर वर्क, ऑलवेज बी बिजी एट योर वर्क, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहो। बी हेल्दी, स्वस्थ रहो। डोंट बी अफ्रेड, भयभीत मत हो, भयभीत मत हो, होना, बनना, रहना। बी एन ऑनेस्ट लीडर, एक ईमानदार नेता बनो। प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहें। आपने प्रयोग को देखा इस तरह से, बी के साथ नाउन या एडजेक्टिव रहे तो बी का मतलब बनना, होना या रहना। तो इंपरेटिव में बी बिजी, व्यस्त रहो। बी हैप्पी, खुश रहो। डोंट बी सैड, उदास मत हो। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, निराश मत हो। लिख रहे हैं। प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहें। डोंट बी एक्साइटेड, उत्तेजित मत हो, होना। बी एक गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर बनो। बी एन इंजीनियर, इंजीनियर बनो। अब देखिए, बी के बाद मेन वर्ब चौथा रूप में रहे तो ऐसे वाक्य की हिंदी क्या होती है? कार्य को जारी रखो, कार्य को जारी रखने का बोध कराता है। यह भी इंपरेटिव वाक्य की तरह ही यूज कर रहे हैं इसको, इंपरेटिव। तो इस प्रयोग में आप बी के जगह पर कीप भी लिख सकते हैं या गो ऑन प्लस मेन वर्ब चौथा रूप में आईएनजी लग करके। जैसे बी लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखते रहो। बी प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते रहो। बी हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करते रहो। बी टीचिंग, पढ़ाते रहो। बी कमिंग हियर, यहाँ आते रहो। डोंट बी डिस्टर्बिंग, तंग मत करते रहो। डोंट बी प्लेइंग द होल डे, दिन भर खेलते मत रहो, मना भी कर सकते हैं। तो ऐसे प्रयोग में बी के जगह पर कीप भी या गो ऑन। इसे बी लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखते रहो, या कीप लर्निंग इंग्लिश या गो ऑन लर्निंग इंग्लिश, एक ही बात है। बी स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। ऑलवेज बी स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहो। तो कीप स्माइलिंग या गो स्माइलिंग भी लिख सकते हैं। बी या कीप या गो ऑन लाफिंग, हंसते रहो। ऑलवेज बी लाफिंग, हमेशा हंसते रहो। डोंट बी या कीप या गो ऑन स्मोकिंग, धूम्रपान मत करते रहो, मत करते रहो, जारी रखने की बात है। डोंट बी या कीप या गोइंग ऑन ड्रिंकिंग वाइन, शराब मत पीते रहो, शराब मत पीते रहो। अब देखिए क्या अंतर था। कहेगा कि लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखो। बी लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखते रहो। प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो। बी प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलते रहो। कम हियर, यहाँ आओ। बी कमिंग हियर, यहाँ आते रहो। डोंट बी डिस्टर्बिंग हिम, उसे तंग मत करते रहो। डोंट बी प्लेइंग द होल डे, दिन भर मत खेलते रहो। तो इस प्रयोग में किसी कार्य को जारी रखने की बात हो
तो बी के स्थान पर कीप का भी प्रयोग कर सकते हैं या गो ऑन का। ठीक है, अगले स्ट्रक्चर की ओर देखते हैं। लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन तो आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि लेट वर्ब है, प्लस बी प्लस V4। अब जैसे बनाते थे लेट हिम लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखने दो। लेट हिम गो होम, उसे घर जाने दो। लेट हिम प्ले हियर, उसे यहाँ खेलने दो। अब उसी में क्या किए हैं, बी प्लस V4 लगाए हैं, तो दोनों में अंतर देखें। लेट हिम बी लर्निंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखते रहने दो। लेट हिम बी कमिंग हियर, उसे यहाँ आते रहने दो। लेट हिम बी टीचिंग, उसे पढ़ाते रहने दो। लेट हिम नॉट बी डिस्टर्बिंग, मनाही करेंगे तो बी के पहले नॉट। लेट हिम नॉट बी डिस्टर्बिंग, उसे तंग मत करते रहो। लेट अस बी प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते रहें। लेट अस नॉट बी हेल्पिंग हिम, हम लोग उसे मदद नहीं करते रहें। बिकॉज ही इज कनिंग, वह धूर्त है, वह धूर्त है, इसलिए उसको हम लोग मदद नहीं करते रहें। देख रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर देखा। लेट हिम लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखने दो। लेट अस लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखें। अब इसी में बी प्लस V4 लगा रहे हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद। लेट हिम बी लर्निंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखते रहने दो। लेट अस प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते रहें। लेट अस गोइंग देयर, हम लोग वहां जाते रहें। लेट अस हेल्पिंग दिस पुअर वुमन, हम लोग इस गरीब औरत की मदद करते रहें। अंतर देख रहे हैं। अगला देखें, हैव प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो यह भी इंपरेटिव के ही रूप में है, क्योंकि वर्ब पहले आ रहा है, तो इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में ही इसका प्रयोग है। जैसे हैव पेशेंस, तो हैव के बाद नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए तो हैव का मतलब रखना। हैव पेशेंस, धैर्य रखो। हैव ए रेड पेन, एक लाल कलम रखो। ऑलवेज हैव ए गुड बुक, हमेशा अच्छी किताब रखो। हैव सिंपैथी विथ ऑल, सभी के साथ सहानुभूति रखो। ऑलवेज हैव ए स्माइलिंग फेस, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखो। हैव दिस टाइप ऑफ बुक, इस प्रकार की किताब रखो। डोंट हैव एनिमिटी विथ एनीवन, किसी के साथ वैर या दुश्मनी मत रखो। हैव फ्रेंडशिप विथ ऑल, सभी के साथ मित्रता रखो। हैव सम वाटर, कुछ पानी रखो। हैव सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट रखो। हैव ए काउ, एक गाय रखो। हैव ए गुड कंपनी, अच्छी संगत रखो। हैव रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए सम्मान रखो। यहां रखना का भाव आया। अब है सब्जेक्ट प्लस कैन या मे या माइट प्लस V1, तो तीनों में अंतर देखेंगे। जैसे ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है, मतलब इसके प्रश्न को हल करने की इसमें क्षमता है या निश्चितता है। तो जहां कार्य के होने की निश्चितता या क्षमता का बोध होता है तो वहां कैन का प्रयोग करते हैं। ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में बोल सकता है, निश्चिंत रहो, क्योंकि उसमें अंग्रेजी बोलने की क्षमता है। तो कार्य होने की क्षमता या निश्चितता बतावे तो कैन का प्रयोग करते हैं। इट मे रेन टू नाइट, आज वर्षा हो सकती है, तो मे के प्रयोग से कार्य के होने की संभावना है। तो इसमें संभावना में 100% में मान लीजिए 50% संभावना है। द अर्थक्वेक माइट अकर, मतलब भूकंप हो सकता है, मतलब कार्य के होने में जहां संदेह हो। ही माइट पास,
संदेह है, पास कर सकता है। इसका मतलब है कि इसमें कार्य होने की संभावना 100% में 10% ही मान के हम चलते हैं, क्योंकि कार्य के होने में संदेह है। तो कैन से क्या हुआ, कार्य करने की क्षमता या निश्चितता, में से कार्य होने की संभावना मतलब 100% में 50%, माइट से किसी कार्य के होने में संदेह मतलब न होने के बराबर। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड, या निगेटिव रह सकता है नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सकता था या सका के अर्थ में, जैसे ही कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी में नहीं बोल सका या वह अंग्रेजी में नहीं बोल सकता था। ही कुड नॉट हेल्प, वह मदद नहीं कर सका या नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका या नहीं हो सकता था। ही कुड नॉट इन्फॉर्म अस, वह हम लोगों को खबर नहीं कर सका या नहीं कर सकता था, कुछ ऐसी मुश्किलात उसके साथ घटित हुई होगी। अगला देखिए जो स्ट्रक्चर है उसका हम एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, जैसे ही कुड बी बिजी या ही कुड बी एन इंजीनियर। क्या बता रहा है, सकता है के अर्थ में संभावना, सकता है यहाँ पर संभावना में, मतलब वह इंजीनियर हो सकता है, संभावना है। या ही कुड बी बिजी, वह व्यस्त रह सकता है, इसकी संभावना को वह व्यक्त कर रहा है। ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, मतलब घर पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, संभावना में। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सकता है के अर्थ में सलाह या सुझाव देता है, तो जैसे यू कुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, तबीयत अच्छी नहीं है तो उसको एक सलाह देता है कि यू कुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। तो सकता है के अर्थ में जब सलाह दी जाती है तो कैन से नहीं कुड से, यू कुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, तुम एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर यह सलाह दिया, सुझाव दिया। कुड यू, जहां कुड यू लग जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कुड यू इसमें प्लीज रह भी सकता है नहीं भी, तो जैसे ही कुड यू से वाक्य शुरू हो तो आप समझिए कि उस वाक्य से रिक्वेस्ट व्यक्त होगा सकते हैं के अर्थ में। कुड यू प्लीज या कुड यू सेंड मी 500 रुपीज, क्या आप कृपया मुझे 500 रुपये भेज सकते हैं। कुड यू प्लीज, कुड यू भी रह सकता है या कुड यू प्लीज। टीच माई ब्रदर, क्या आप मेरे भाई को पढ़ा सकते हैं। रिक्वेस्ट कर रहा है तो कुड यू से रिक्वेस्ट व्यक्त होता है, तो उस वाक्य में कुड यू का भी प्रयोग कर सकते हैं या कुड यू प्लीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है कुड आई। कुड आई अगर आता है तो देखिए लिखा हुआ होगा कि कुड आई प्लस V1 से सकता हूं के अर्थ में विनम्रता पूर्वक अनुमति लेता है, विनम्र भाव से। कैसे अनुमति लेता है कुड आई से, कुड आई
यूज योर रेड पेन। क्या मैं आपका, क्या से हिंदी शुरू होगा क्योंकि कुड आगे है। क्या मैं आपका लाल कलम इस्तेमाल कर सकता हूं, मतलब विनम्रता से पूछ रहा है। या कुड आई स्टे हियर फॉर द टाइम बीइंग। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर, फॉर द टाइम बीइंग मीन्स फॉर सम टाइम भी लिख सकते हैं। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर ठहर सकता हूँ, थक गया हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि कुड के जो महत्वपूर्ण प्रयोग है उस पर ट्रांसलेशन कैसे बना सकते हैं आपने इसमें सीखा। और ऐसे ही आप अभ्यास करेंगे तो किस परिस्थिति में किसका प्रयोग करना है आपको समझ में आएगी। इस तरह से आपका जो है स्ट्रक्चर, इंग्लिश स्ट्रक्चर का पार्ट 5 समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद हो, और जो भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या 12 में हैं, तो आप भी देखें और आपके घर में छोटे बच्चे हो उनको बताइए या उस वीडियो को जरूर दिखाइए, क्योंकि बिल्कुल नीचे लेवल से हम शुरू किए हैं। 8वां 9वां 10वां 7वां का भी जो अच्छा विद्यार्थी है वह इस स्ट्रक्चर से अंग्रेजी सीख सकता है। इसमें बहुत कई पार्ट आएंगे, लेकिन मैं रेगुलर इस चीज़ को आपके सामने रखूंगा ताकि आप तेजी से अपनी भी अंग्रेजी ठीक कर सकते हैं और अपने घर में जो भी छोटे बच्चे और बच्चियां होगी आप उसको अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।